पुलिस की टीम, एक मजिस्ट्रेट और कई मजदूर एक घर के ठीक सामने खड़े हुए थे और उस घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। दरअसल एक कुत्ता था जो उस घर के अंदर बहुत जोर जोर से रो रहा था। उस दरवाजे को खुलवाया जाता है, जब दरवाजा खुलता है तो वो कुत्ता फिर भी उसका रोना बंद नहीं होता। जबकि ये अक्सर ऐसा होता है जब किसी घर के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करने की कोशिश करता है और उस घर के अंदर कोई कुत्ता पल रहा हो तो अक्सर वो विरोध करता है, जोर जोर से भौंकने लगता है। लेकिन उस कुत्ते ने बिल्कुल भी कोई भौंकता नहीं है, लेकिन रोता जरूर रहता है। जब रो रहा था तभी कुछ लोगों ने ये कहा कि इस कुत्ते को निकाल कर बाहर कर दो। तभी इसी बीच में एक अधिकारी की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है, तो जो उसकी आंखों से आंसू भी दिख रहे थे साफ साफ, उस अधिकारी ने कहा कि इस कुत्ते को जहां है इसे वहीं रहने दो। दरअसल ये थोड़ा परेशान है और परेशानी होने की वजह से ये रो रहा है। उसके बाद जो उनके साथ एक लड़का भी आया था, उस लड़के ने वो कमरे में लेके जाता है पुलिस के अधिकारियों को, मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट के साथ साथ वो मजदूर भी साथ चल रहे थे। उस लड़के ने कमरे में ले जाने के बाद एक फर्श की तरफ इशारा किया और जैसे इशारा होता है तो उसके बाद फिर वहां पर एक गड्ढा खोदने की तैयारी शुरू हो जाती है। करीब करीब 4 या 5 घंटे के आसपास ये प्रक्रिया चल रही थी और जैसे जैसे प्रक्रिया चल रही थी वैसे वैसे कुत्ते का भी रोना बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। हालांकि इस बीच में उसे पानी पिलाया गया, उसे कुछ बिस्किट दिए, उसे खाने की कुछ चीजें भी दी, लेकिन उसने ना पानी छुआ ना उसने कुछ खाना छुआ और वो बस ऐसे ही रो रहा था। जब वो रो रहा था इसी बीच में वो गड्ढा पूरी तरह से खुद जाता है। मजदूर कहते हैं कि साहब कुछ दिखने लगा है, और जैसे दिखने लगता है तभी संभाल कर वो खुदाई करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इस घर के अंदर जो कमरा है, कमरे के अंदर जो गड्ढा है, गड्ढे के अंदर 3 लाशें दफन थी। आखिरकार तीनों लाशों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है और पता चलता है कि जो ये कुत्ता है ये इसमें से एक उसका मालिक है, एक मालकिन है, और मालकिन की एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है। सभी लोग ये कहने लगते हैं कि जब इनका कत्ल हुआ, इनकी हत्या होने के बाद घर में दफना दिया गया, आखिरकार ये कुत्ता तब क्यों नहीं भौंका, तब इसने विरोध क्यों नहीं किया? क्या है ये पूरी कहानी? आज इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी, 24 साल का एक लड़का जिसका नाम अक्षय कुमार होता है। अक्षय कुमार कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में एक थाना लगता है जिसका नाम तिलक नगर होता है। वो तिलक नगर जाता है, हाँप रहा था, परेशान हो रहा था, रोते रोते जाकर अपने माता पिता और बहन की गायब होने की बात कहता है कि साहब यहीं पर एक जयदेव हॉस्पिटल है। वो जयदेव हॉस्पिटल में उसके परिवार के लोग अपना इलाज कराने के लिए आए थे। जब वो घर वापस लौट कर नहीं जाते हैं तब वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां जाने के बाद कहता है कि साहब क्या इस नाम के, इनके उसके जो पिता का नाम होता है वो भीमराज होता है जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है। माँ का नाम जयलक्ष्मी जय उर्फ जयम्मा जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, और 17 साल की उसकी बहन अमृता होती है। तीनों के बारे में बारी बारी से पूछता है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन वहां से कोई जब खबर नहीं मिलती, वो कहते हैं कि इस नाम का मरीज पूरे जनवरी 2026 में आया ही नहीं है। इन तीनों नाम का आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। लड़का कहता है कि जब घर से माता पिता और बहन चलते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसी जयदेव हॉस्पिटल के अंदर ही जा रहे हैं। जब ये बात वहां से हॉस्पिटल से कोई राहत नहीं मिलती है तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि तिलक नगर में जाता है। वहां जाने के बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही थी तो पुलिस वाले कहते हैं कि एक प्रार्थना पत्र लिख के दे दो, उसके बाद देखते हैं, और सभी का नंबर भी लिख देना। लेकिन यहाँ लड़के ने थोड़ा सा, उससे गलती हुई या फिर उसने जानबूझ के किया, जैसा भी था उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने चारों जो मोबाइल नंबर थे वो चारों नंबर एक साथ लिख दिए, अपना भी, माँ का भी, पापा का भी और बहन का भी। जब ये नंबर लिखवाए जाते हैं तो वो नंबरों को सर्विलांस पे लगाया जाना था और सर्विलांस के साथ साथ उनकी सीडीआर निकलवाई जानी थी। सीडीआर से ये पता चलने की कोशिश करने की बात थी कि आखिरकार उनकी किस किस से बातचीत चल रही थी, आखिरी बार किससे बातचीत हुई, किससे नहीं हुई, कौन कौन उनके संपर्क में था, साथ ही उनकी लोकेशन, आखिरकार वो यहाँ वाकई हॉस्पिटल में आए हैं या नहीं आए। पुलिस ने इन तमाम तरह की बातें थी, इनका बस पता करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सर्विलांस पे चारों ही नंबर लग जाते हैं और चारों में से जो एक नंबर होता है वो अक्षय कुमार का भी होता है। अक्षय कुमार का भी नंबर जब लगाया जाता है तो उसमें एक सिमिलरिटी थी, एक खास बात थी, और यही खास बात कहीं ना कहीं इस मामले को बिल्कुल अलग दिशा की ओर लेके चली जाती है। दरअसल सीडीआर से तो कोई ऐसी बात निकल के सामने आती नहीं है, लेकिन जो लोकेशन थी वो लोकेशन चारों मोबाइलों की एक ही साथ घर से चलते हैं। आखिरकार वो एक साथ चलते हैं, लेकिन 3 मोबाइल एक साथ बंद हो जाते हैं और एक मोबाइल चालू हालत में था। जो मोबाइल चालू हालत में था वही मोबाइल अक्षय कुमार का होता है। अक्षय कुमार को फोन किया जाता है, उसे फिर से थाने बुलाया जाता है और थाने बुलाने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाई ये चारों की जो लोकेशन थी वो एक साथ चल रही है, तुम्हारे पिताजी, माँ और बहन कब गायब हुए थे, जरा डिटेल में बताओ। जब उससे पूछा जाता है तो उसने कहा कि साहब वो 27 जनवरी 2026 को घर से निकले थे दवाई लेने के लिए, उसके बाद लौटकर वापस नहीं आते हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं कि जब वो निकले थे घर से तो चारों मोबाइल एक साथ कैसे हो सकते हैं, इस बारे में कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए। जब पुलिस वालों ने उससे जब बार बार सवाल करना शुरू कर दिया तो वो लड़का अपने ही सवालों में उलझता चला जाता है, और जब वो उलझता चला जाता है तब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। दरअसल वो जो लड़का है जिसका नाम अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार वो रहता है कर्नाटक प्रदेश का जिला लगता है विजयनगर, और विजयनगर का ही एक कस्बा है कोटुटूरू। कोटुटूरू कस्बे के अंदर वो रहता है और 300 किलोमीटर दूर से वो आया था तिलक नगर में
एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। पुलिस को यहीं से कुछ ना कुछ शक होने लगता है। अब उस लड़के से जब सख्ती से बात पूछी जाती है तब वो पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि साहब करीब 4 महीने पुरानी बात है, उसने अपनी बहन का मोबाइल अपने हाथ में ले लिया और जैसे वो मोबाइल हाथ में लेता है तो उसने देखा कि उसकी बहन किसी लड़के से, जो कि गैर समुदाय का लड़का है, उससे बातचीत करती है। अपनी बहन को उसने डांटा, फटकारा और साथ ही उस लड़के से भी संपर्क किया। उस लड़के से कहा कि अगर तू मेरी बहन की तरफ बिल्कुल भी अगर आंख उठा के देखने की कोशिश की तो फिर तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उस लड़के ने कहा कि साहब मैं बिल्कुल अब तुम्हारी बहन को कभी नहीं देखूंगा। और बहन ने भी कहा कि हम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, और मैं कभी इस लड़के से मुलाकात नहीं करूंगी। इस हिसाब को देखते हुए 26 जनवरी की यह बात है। 26 जनवरी को जैसे उसने देखा तो उसने अपनी बहन से जब बातचीत करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसकी बहन लगभग 3 महीने की गर्भवती होती है। और यह बात सुनने के बाद उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुरंत ही जाकर उसने अपनी मां से बताया कि देखो तुम्हारी बेटी क्या बाहर गुल खिला रही है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसको गर्भपात करा दो। अगर अभी वक्त के रहते उसका गर्भपात नहीं कराया तो देख लेना वो जब बात सामने लोगों की आएगी तो बहुत ज्यादा मुंह काला हो जाएगा। मां ने सुना और सुनने के बाद उस बात को बिल्कुल पूरी तरह से अनसुना कर दिया। यही बात जाके उसने अपने पिताजी से कही तो पिताजी ने भी बेटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि उसने इतनी बड़ी गलती की थी। वो प्रेग्नेंट थी और वो उसकी उम्र महज 17 साल के आसपास होती है। यह बात सुनने के बाद उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है। अब जब गुस्सा आता है तो उसने तीनों की हत्या की और हत्या करने के बाद उसने उनकी लाशों को झील के किनारे फेंक दिया है। पुलिस वाले तत्काल ही उस लड़के को उसी झील के पास लेके जाते हैं जहां पर उसने उनकी हत्या करके फेंका था। लेकिन वहां जाते हैं तो पुलिस को वहां कुछ मिलता ही नहीं है। जब पुलिस को नहीं मिलता है तो उसने पुलिस को इधर उधर टहलाने की कोशिश की और ऐसे वक्त बीत रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब उस लड़के से फिर से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है कि जो सच है वो बताओ, फिर से उसने वही बात बताना शुरू किया। उसने कहा कि 26 तारीख की बात है, 26 जनवरी की, जब उससे पता चलता है कि उसकी बहन 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उसने अपनी मां को समझाया, उसने अपने पिता को समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब मैंने मां से कहा तो मां मुझ पर उल्टा बरसने लगी, मुझे उल्टा गालियां देने लगी, मारने लगी, जबकि उसका एक गैर समुदाय के लड़के से अफेयर चल रहा था, जबकि उसको समझाना चाहिए था। जब ये बात थी तो उसे गुस्सा आता है। उसने चाकू से अपनी मां पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए और जब तक उसकी मां की मौत नहीं हो जाती तब तक वो उसे ऐसे मारता रहता है। मां की लाश को घर के अंदर ही छुपा के रख देता है, नहाता है, नहाने के बाद कपड़े बदलता है और अपने कपड़ों को वो नष्ट कर देता है ताकि कहीं सबूत न मिल सके। शाम के वक्त की बात है, उसकी बहन कहीं बाहर से आती है और जैसे आती है तो बहन पर भी वो हमला करता है। इससे पहले कि वो अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूं, उपहार लेके आया हूं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। और जैसी उपहार की बात आती है तो बहन की आंखें बंद करके वो उसी कमरे में लेके जाता है। सबसे पहले अपनी बहन को अपनी मां की लाश दिखाता है और जैसी मां की लाश बेटी देखती है तो उसकी इससे पहले की चीख निकलती, उसका भी वो वही सब हश्र करता है जो उसने भी कुछ देर पहले अपनी मां का हश्र किया है। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। उसके पिताजी टीवी देख रहे थे और वो अपने पिताजी की भी ठीक वैसे ही हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उस एक ही पैटर्न था, उसका कपड़े बदलता था और वो जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश कर रहा था। तीनों की लाश को वो एक जगह रख देता है। रात कब बीत जाती है उसको पता ही नहीं चलता। 27 जनवरी का दिन आता है। उसके बाद वो बाजार जाता है, बाजार से कटर मशीन लेके आता है, ग्राइंडर मशीन लेके आता है और कटर मशीन लाने के बाद जो घर के ही अंदर एक कमरा है, कमरे में पहले से ही टाइल्स बिछी हुई थी, वो टाइल्स को काटता है और काटने के बाद फिर वहां से वो गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद फिर उन तीनों लाशों को एक जो उसका किराए का कमरा था वहीं पर दफन कर देता है। पुलिस को लग रहा था कि यह अभी भी कोई ना कोई कहानी सुना रहा है। इसके बाद फिर पुलिस ने यहां से 300 किलोमीटर दूर विजयनगर के कोट्टूर थाने के अंतर्गत एक एलबी कॉलोनी है, पुलिस वहां पहुंचती है, उस घर में पहुंचती है और घर में जब जाती है तो वहां पर एक कुत्ता बंधा हुआ था जो पहले से ही रो रहा था। आखिरकार एक प्रक्रिया होती है, जब कोई गड्ढा खोदा जाता है कि किसी को दफन होता है, कि लाश निकाली जाती है तो मजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य होता है। मजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद होते हैं, पुलिस के अधिकारी भी थे, मजदूरों को भी लेके गए थे। जब गड्ढा खोदा जा रहा था तो 4-5 घंटे की प्रक्रिया हो जाती है और ये तारीख थी 31 जनवरी 2026। इस प्रक्रिया के दौरान पूरा टाइम वो कुत्ता रोता रहता है अपने मालिक को देखकर। तभी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अगर बेटे ने मर्डर ना किया होता, किसी और ने मर्डर किया होता तो कुत्ता ये जरूर इस बात का विरोध करता, और जो विरोध करता तो जाहिर सी बात है सब लोगों को इस बात का पता भी चल जाता। लेकिन जब घर का ही भेदी था तो इसलिए इस बात का किसी को पता नहीं चल पाया। आखिरकार लाशें निकाल ली जाती हैं। जब लाशें निकाली जाती हैं कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो फिर से एक चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है। दरअसल जो बता रहा था उसकी बहन 3 महीने की गर्भवती है, वो लड़की 3 महीने की गर्भवती थी ही नहीं, उसके साथ कोई सेक्सुअल जैसा असोल्ट हुआ ही नहीं था, किसी ने उसके साथ कभी शायद ऐसी कोई हरकत हुई ही नहीं थी। अब पुलिस वाले फिर सख्ते में आ जाते हैं। उसके बाद फिर से अक्षय कुमार से पूछताछ की जाती है कि तुम जो बोल रहे थे वो तो बात झूठ निकली, तुम्हारी बहन तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो कहता है कि साहब मेरी बहन प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन तीसरी बार वो एक और कहानी बताता है और तीसरी बार जो कहानी होती है वो बताता है कि जो उसके पिताजी उसके परिवार के थे वो मूल रूप से चित्रदुर्ग के एक नायकान हट्टी गांव लगता है, वहां के निवासी होते हैं और वहां वो टायर का काम करते थे। यहां से कमाने के लिए बल्लारी पहुंच जाते हैं और बल्लारी से दावनगेरे पहुंच जाते हैं
और इसी बीच में उनका अपना एक मकान होता है जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास होती है। वो मकान उसके पिताजी बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। मकान सेल करने के बाद 50 लाख रुपए अपनी बेटी की शिक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं, उसके लिए एक एफडी कराते हैं ताकि बेटी अच्छी से पढ़ सके, और वैसे भी बेटी पढ़ने में होशियार होती है। बेटे ने कहा कि अब मेरा भी हिस्सा मुझे दे दो, जब तुमने 50 लाख रुपए बेटी के नाम एफडी कर दिया। तो पिताजी ने कहा कि तुम बहुत ही नाकारा हो, तुम बहुत ही लापरवाह हो, तुम बिल्कुल शराब पीते हो, नशे में रहते हो, इसलिए तुम्हें कोई फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। बेटा कह रहा था कि तुम बेटी पर इतनी जान छिड़कते हो, मुझ पर इतना रुष्ट रहते हो, मुझे कोई बिजनेस करना है, व्यापार करना है, मुझे पैसे चाहिए। वो पैसे की जिद कर रहा था और घर वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच में वो मौका पाता है और तीनों की बारी बारी से हत्या कर देता है। हत्या करने का जो पैटर्न था जो उसने बताया था वही था, जो दफनाने का पैटर्न था वो वही था जो उसने बताया था। लाशों को निकालने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह होता है, लेकिन इस पूरे मामले में उसके बसंत कुमार नाम के चाचा हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनके साथ भी पूछताछ चल रही है ताकि इस मामले से जुड़े हुए हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जा सके और कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जा सके ताकि इस लड़के को अपने ही माता पिता और बहन की हत्या के इल्जाम में कोर्ट से सजा दिलाई जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से अक्षय कुमार एकदम बहशी हो जाता है, दरिंदा हो जाता है, उसे ये पता ही नहीं था कि आखिरकार क्या कर रहा है। ये भी बताया जाता है कि उसने कई सारी फिल्में देखी ये समझने के लिए कि आखिरकार वो एक होमवर्क किया कि वो जो कत्ल करेगा तो किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा, और जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो उसका पापा का मकान जो बिका है वो सारे के सारे पैसे उसके हिस्से में आ जाएंगे। लेकिन उसका झूठ वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता। 27 तारीख को वो दफन कर देता है और ये लाश निकल के 2-3 दिन के बाद यानी कि 31 जनवरी को बाहर आ जाती हैं और पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो ऐसा कोई मीडिया या संस्थान नहीं था जिसने इस घटनाक्रम को पूरी डिटेल के साथ बताया ना हो।